क्या आप एक ऑप्टिकल ओनर हैं? क्या आप भी हर दिन सोचते हैं कि सेल कैसे बढ़े, बिजनेस कैसे ग्रो करे? तो चिंता की कोई बात नहीं, हम लेकर आए हैं ऑप्टिक्स फेयर आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। ऑप्टिक्स फेयर 2025 29, 30 और 31 अगस्त, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली, जहां नेशनल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स हर साल हिस्सा लेते हैं और अपने ब्रांड को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। अगर अगर मैं आपसे कहूं कि बिना किसी सर्जरी के नी रिप्लेसमेंट हो सकती है और बिना किसी बाईपास सर्जरी के हार्ट डिजीजेस को हम क्योर कर सकते हैं, है ना थोड़ा सरप्राइजिंग? जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। जय जिनेंद्र, मैं प्रणव जैन एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आपका एक परिचय के इस एपिसोड के अंदर। ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस एपिसोड में एक कॉन्सेप्ट जो है, टेक्नोलॉजी पर कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से आज विज्ञान हम कहाँ पर ले गए हैं। बिना किसी चीर फाड़ के किस तरह से सर्जरीज हो सकती है, आज का पूरा ये एपिसोड हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा के लिए आज एक परिचय के एपिसोड के अंदर मैं आपको एक ऐसे हॉस्पिटल में लेकर आया हूं जहां पर हर तरीके से हर ट्रीटमेंट जो है नॉन इन्वेसिव यानी कि बिना किसी चीर फाड़ के किया जाता है। तो मैं मिलवाता हूं आपको उनसे जिनको नॉन इन्वेसिव में महारत हासिल है और इनको इसी चीज के लिए देश विदेश में भी जाना जाता है। तो वह और कोई नहीं, लुधियाना से ही सीबिया मेडिकल सेंटर के डॉक्टर सुखबिंदर सिंह सीबिया है। डॉक्टर सुखबिंदर सिंह सीबिया के अगर मैं पैशन की बात करूं तो उनका पैशन जो है वो नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स का है और रिवर्स हार्ट डिजीजेस के अंदर उनको एक अलग उपलब्धि प्राप्त है। क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फ्रॉम शेवुड कॉलेज नैनीताल से उन्होंने की है, जहां पर मशहूर सेलिब्रिटीज जैसे एक्टर्स अमिताभ बच्चन, कबीर बेदी, दलीप ताहिल जैसे उन्होंने भी उसी कॉलेज से अपनी क्वालिफिकेशन की है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज डॉक्टर साहब के बारे में और बताना चाहूँगा, उनके अचीवमेंट के अंदर ये है कि वो ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पैनल डिस्कशन के लिए भी उन्हें इनवाइट किया गया था। इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जब वो अपने प्रेसिडेंसी के अंदर थे तो डॉक्टर सीबिया और सीबिया मेडिकल सेंटर के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था और इस पूरे जिक्र का जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट पर आज भी मौजूद है। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधा लेकर चलता हूँ आपको हमारे साथ आज की इस डिस्कशन के हमारे गेस्ट डॉक्टर सीबिया के साथ। सर जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले मैं सर आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया। मैं सर थोड़ा सा दर्शकों को मतलब डिस्क्राइब करना चाहूँगा आपके थ्रू कि पहले तो आप ये बताएं नॉन इन्वेसिव का एक्चुअल मतलब क्या है। नॉन इन्वेसिव जो है ये वर्ड है, मैं कहूँगा कि सबसे पहले अगर कोई भी बीमारी होती है हम लोग क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं घर पे ठीक हो जाए। जी, दादी माँ के नुस्खे बिल्कुल किचन मेडिसिन से शुरू होता है। वो नहीं ठीक हुआ तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि डॉक्टर के पास एक मेडिसिन लेते हैं। करेक्ट। कुछ बीमारियां हैं जो कि उससे ठीक हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि उससे ठीक नहीं होती और डॉक्टर कहता है कि सर्जरी की जरूरत है। तो पेशेंट कहता है कि सर्जरी से बचा नहीं जा सकता। तो सर्जरी और मेडिसिन के बीच में जो रास्ता है वो है नॉन इन्वेसिव। ओके। कि बिना चीरफाड़, बिना शरीर के अंदर तार वार डाले, बिना शरीर के अंदर कैमरा डाले, बाहर से ही ट्रीटमेंट करना, नॉन नहीं इन्वेसिव कि शरीर के अंदर कुछ इन्वेड करना या इन्वेसिव करना।
तो जहाँ की शरीर के अंदर हमें कोई डालने की जरूरत नहीं है, कोई कट देने की जरूरत नहीं है, कोई चीरा देने की जरूरत नहीं है, वो नॉन इन्वेजिव हो गया। पर सर आज कितने ट्रीटमेंट जो हैं इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, बिना कट्स के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जिससे आप ये चीज अचीव कर पा रहे हैं? बात यह है कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बहुत से इलाज, ये नहीं मैं कहूँगा 100%, ठीक है, जहाँ जरूरत सर्जरी या की जरूरत है, इन्वेजिव की जरूरत है, उनका अपना रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो है वो बिना इसके किए जा सकते हैं ठीक। कितनी एक्यूरेसी है सर? मेडिकल लाइन में एक्यूरेसी वर्ड जो है ना वो थोड़ा सा नहीं लिया जाता है। इसमें सक्सेस रेट कितना है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। सक्सेस रेट कितना है? ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट टू ट्रीटमेंट। अगर कोई ट्रीटमेंट ऐसा है यहाँ की 100% ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल इस समय, वहां पर 2% भी बहुत बड़ी फिगर है। बिल्कुल। और यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है वो 90% है, वहां पर 80-90% विदाउट सर्जरी कर सकते, वो भी बहुत अच्छा है। तो सक्सेस रेट जो है ये डिपेंड करेगा बीमारी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, जो लोगों को नी आर्थराइटिस है, तो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने लिखा कि जो हमारे पास साइटोट्रॉन इक्विपमेंट है उसके बारे में कि यह ऐसी बीमारी है जहाँ की कार्टिलेज कहते हैं कि डेवलप ही नहीं हो सकता है। वहां पर अगर 2% सक्सेस रेट भी है तो बहुत बड़ी बात है। ये वर्ल्ड की लीडिंग जर्नल ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने लिखा। और साइटोट्रॉन जो है वो अगर 100 पेशेंट का इलाज किया जाता है तो MRI बतला रहा है कि ऑलमोस्ट मोर देन 90% उसमें कार्टिलेज डेवलप हो रहा है जो अब तक ताकि हो नहीं सकता। जहां तक पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, यहाँ फिर दो बातें हैं। एक है कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होना, दूसरा है कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन होना। करेक्ट। कार्टिलेज डेवलप हो गया, पेशेंट का भी मुझे दर्द है, तो ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल फ्रॉम कार्टिलेज पॉइंट ऑफ व्यू बट नॉट फ्रॉम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं साइटोट्रॉन का रहूं, मैं कहूंगा कि उसका सक्सेस रेट अराउंड 90%। 90% में से 70% जो है दे आर पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी, 20% आर लेस हैप्पी, एंड 5 to 10% जैसे करा लिया है लेकिन हमें उतना अच्छा नहीं लगा जितना हम एक्सपेक्ट करते थे। बट 70 to 90% अगर पेशेंट जो है जो सर्जरी से बच जाए, इट्स अ वेरी बिग फिगर। मैं उसे एक स्टेप आगे कहूंगा। मैं हमेशा पेशेंट से कहता हूं कि सक्सेस एक जगह है, सेफ्टी दूसरी जगह पे है। दीज ट्रीटमेंट्स मोस्ट ऑफ देम 100% के करीब सेफ्टी है। नॉन इन्वेसिव के अंदर ही आपका जो इंटरेस्ट है वो उसी के अंदर क्यों इंटरेस्ट? मैं ये जानना चाहता हूँ, थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है इस चीज के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और शायद इसके ऊपर ना एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। मैंने मेडिकल किया, उसके बाद में 81 में मुझे गवर्नमेंट सर्विस में मिल गई। ओके। मैं PCMS क्लास 1 रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा कि जिस दिन मैंने कॉलेज छोड़ा, विदिन 3 days आई जॉइंड द गवर्नमेंट सर्विस। ये लगभग किस ईयर की बात है? ये 1981 की बात है। 1981। तो मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की। 85-86 में एक रीडर्स डाइजेस्ट में आर्टिकल था लिथोट्रिप्सी के ऊपर। ये है कि बिना चीर फाड़ के किडनी स्टोन का रिमूवल। ओके। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी और दुनिया में बहुत 1-2 मशीनें, 5-10 मशीनें ही थी और उनमें से एक थी यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच में। और जो आर्टिकल था उसमें था कि यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच ने रिसर्च की है, उसमें ये ऐसे एक इक्विपमेंट डेवलप किया गया है जहाँ के बिना सर्जरी के किडनी स्टोन निकाला जा सकता है। जो किडनी स्टोन्स हैं वो अगर बड़े हो तो निकलते नहीं,
इस मशीन का काम है कि उसको रेज के साथ छोटे छोटे कर देना ताकि वो पेशाब के साथ ही निकल सके। ओके। और ट्रीटमेंट का वेटिंग पीरियड है 8 महीने। तो एज ए यंग डॉक्टर, और क्या था, मुंगेरी लाल के सपने कह लो। हमने कहा वाह क्या मजा आए कि अगर हमारे पास ये मशीन और 8 महीने की वेटिंग पीरियड हो पेशेंट्स की। तो उस सपने से सब शुरू हुआ। तो धीरे धीरे उस समय इट वाज बियॉन्ड माय कैपेसिटी, 5 करोड़ की मशीन थी। लेकिन हम लगे रहे और मैन्युफैक्चरर्स आए और 91 में हमने वो मशीन लेके शुरू कर दिया, जो कि इंडिया में शायद सेकंड या थर्ड मशीन थी, वर्ल्ड के विद इन फर्स्ट 200 थी। और मेरी वाइफ और मैं और एक मेरे फ्रेंड है, हम सबने ट्रेनिंग ली। और हमने, मेरी वाइफ, मैं और डॉक्टर बेदी मेरे फ्रेंड, हमने ये सेटअप किया यहीं पर माल रोड के ऊपर। ओके। और मेरी वाइफ जो है वो इस ट्रीटमेंट की शायद पहली लेडी डॉक्टर हो जिन्होंने की ट्रेनिंग ली। वेरी नाइस। तो उसके बाद में हुआ कि एक मेरे और फ्रेंड है डॉक्टर राकेश गुप्ता, हु रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। एक दिन वो मेरे पास आए, कहते हैं कि डॉक्टर सिबिया, मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, उन्हें जाइना हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, और हम बाईपास नहीं कराना चाहते, कोई और रास्ता है? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। कहते नहीं, मेरी दीदी है इंग्लैंड में, उन्होंने ये पेपर्स भेजे हैं कोई वहाँ के ट्रीटमेंट के। तो मैं तो आई स्पेशलिस्ट हूँ, ही इज आई स्पेशलिस्ट, और यू आर मेडिसिन पर्सन, तो आप जो एमडी मेडिसिन हो, आप ये स्टडी करो ये पेपर्स और देखो अगर मम्मी का कुछ किया जा सकता है। तो एक तो ये बात हो गई। उन्हीं दिनों में मेरे मदर के गांव के एक हमारे बहुत नज़दीकी थे, जिन्हें मामा जी कहते थे, उनको हार्ट अटैक हुआ, दयानंद मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए वो। और उन दिनों में पंजाब में कहीं पर एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सर्ज, बाईपास नहीं होता था। तो उन्हें दिल्ली भेजा गया, वहाँ पर स्टेंट डाला गया। स्टेंट डाल कर जब वापस आए, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर उन्हें फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब शुरू हुई तो वो उन्होंने कहा कि सुखविंदर, तुमने भेजा था मुझे, मेरे फिर प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा यहाँ सीएमसी में पता कर लो जी। वहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा आपको तो फिर दिल्ली जाकर ना एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, तो लगता है कि बाईपास की जरूरत पड़ेगी। तो वो आया, कहते हैं कि बाईपास तो मैं नहीं करानी, कि मेरा पहले ही लोन जो लिया था वही अभी तो पड़ा है मेरे, तो मैं कैसे अफोर्ड करूंगा। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड हो गई। और जो डॉक्टर राकेश गुप्ता लेके आए थे पेपर्स, वहाँ पे एक डायरेक्टरी थी उन डॉक्टर की जो कि वर्ल्ड वाइड क्लेशन थेरेपी करते हैं। तो मैं उनसे कांटेक्ट किया, और उनसे कांटेक्ट करने के बाद में मैंने ट्रेनिंग ली क्लेशन थेरेपी में। और जो हमारे मामा जी कहते थे जिन्हें, ही वॉज आवर फर्स्ट पेशेंट। उनके इतनी अच्छी रिकवरी हुई कि उनके कोलीग कहने लग गए तो आपने तो झूठ बोल रहे हो, आपको कोई हार्ट की बीमारी नहीं हुई थी। तो वहां से हमारा जो है, पहले लिथोट्रिप्सी नॉन सर्जिकल, फिर ये नॉन सर्जिकल, वहां से हमारी ये जर्नी बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे पहुंचे हैं। सर, इतने साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो मैं मतलब एक एक ना कॉमन साइकोलॉजी है हर ह्यूमन बीइंग की, कि अब तो उस टाइम पर तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ एंजियोग्राफी नहीं होती रही, ट्रीटमेंट्स बहुत इतने बड़े लेवल पर नहीं होते, लेकिन आज की डेट में तो हर हॉस्पिटल के पास लगभग सारी मशीनरीज हैं, एंजियोग्राफीज हो गई या स्टंटिंग हो गई, इट इज वेरी नॉर्मल। हाउ दिस इन्वेसिव ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, एंड हाउ इफेक्टिव इज फ्रॉम दैट, और क्यों ये करना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। इन ट्रीटमेंट का जो है, एक पहले जैसे आपसे कहा था, दीज ट्रीटमेंट्स आर सेफ, ऑलमोस्ट 100% सेफ। मैं कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कर रहा जो कि मेडिकल बुक्स में या जर्नल्स में ना दिया हो। ओके। जो मैंने ईसीपी कर रहा हूं, मैंने पहले शुरू किया है, उसके बाद में हैरिसन टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, जो कि हर एमडी मेडिसिन डॉक्टर को दिखाई जाती है, ब्रॉनवॉल्ड जो कि हर कार्डियोलॉजिस्ट को पढ़ाई जाती है, हर्स्ट, इन सब बुक्स के अंदर शायद बाद में आया है। ओके। तो पहली बात तो ये है कि अगर कोई चीज नहीं
प्रचलित, जरूरी नहीं है कि वो नहीं एग्जिस्ट करती। दूसरा है कि एक सिंपल ईसीजी जो आज हर हॉस्पिटल छोड़ो क्लिनिक्स में भी पड़ी है, बहुत से लोग हैं घड़ी के अंदर ईसीजी है। बिल्कुल सर, उसको भी शायद फ्यू 100 ईयर्स लगे थे इतना एक्सेप्ट होने के लिए। Correct. तो हर इसको टाइम लगता है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने लिखा है उनकी वेबसाइट के ऊपर जो है अबाउट सेविया मेडिकल सेंटर, कि पहले सर्जरी थी, फिर आई इन्वेजिव ट्रीटमेंट जैसे स्टेंट वगैरह, उसके बाद में लेसर इन्वेजिव मिनिमम सर्जरी वाली है, उसके बाद में है एब्सोल्युटली नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट जहाँ की मेडिसिन भी नहीं है जैसे ईसीपी। तो ये एक प्रोसेस है, सर्जरी, फिर हम चाहते हैं कि सर्जरी ना हो, फिर इन्वेजिव आ गए, उसके बाद में नॉन सर्जिकल आ गए। ये प्रोसेस है, टाइम लगता है ऐसे ट्रीटमेंट करवाने। अगर आप जो बाकी क्वेश्चन पूछा है, बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बाईपास हुआ, स्टेंट पड़े, उसके बाद में जब फिर प्रॉब्लम हुआ तो वही जो ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं ईसीपी, उसने वो करवाया। ओके। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर्मर डॉक्टर मनमोहन सिंह, बाईपास हुई, उसके बाद में ईसीपी हुई। आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, उनके लिए ईसीपी मशीन प्रेसिडेंट हाउस में लेके गए थे, उनके पास टाइम नहीं था उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो दे आर वेल नोन। मेदांता हॉस्पिटल जो कि इतना फेमस है डॉक्टर तिरन का, वहां पर भी अवेलेबल है। तो दे आर अवेलेबल, आई से दे आर ऑल अवेलेबल, दे आर ऑल वेरी गुड, बट दे आर लेस नोन, दे रिक्वायर मोर अवेयरनेस। धीरे धीरे आ जाएगी, जैसे ईसीजी की नहीं थी, आ गई। जब हम लिथोट्रिप्सी लेके आए थे 91 में, लोग नहीं विश्वास करते थे, सर्जन बेट लगाते थे हमारे पेशेंट के साथ कि ये हो ही नहीं सकता, और हमारे पेशेंट्स हमारे पास आते थे, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर कहते मैं ना नेक्स्ट वीक आऊंगा, अपने सर्जन के साथ पहले शर्त लगा के आ जाऊं। वो कह रहा था मैं बेट लगाऊंगा, नहीं हो सकता। तो आज इतने हैं, अब तो काफी बड़े बड़े दावे हैं कि इस नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट से नी रिप्लेसमेंट हो सकती है, जैसा कि आपने बताया स्टोन की भी क्योर कर सकते हैं हम, एक बहुत मेजर डिजीज और ऑफनली अब कॉमन हो गई है ये हार्ट डिजीज, ये भी क्योर हो सकती है। तो देखिए ये दावे बहुत बड़े हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कितना ये प्रैक्टिकल है, आप प्लीज इसका मेरे को बताएं। दावे जरूर है, लेकिन सब दावे जो हैं वो किसी न कहीं बेसिस के ऊपर है। जैसे साइटोट्रॉन है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। यस। जो दावे हैं उनका बेसिस होना चाहिए। करेक्ट। बेसिस जो है वो दो चीजें हैं, रिसर्च बेसिस, पेशेंट प्रूवन बेसिस एंड टेक्नोलॉजी बेसिस। यस। जहां तक है रिसर्च बेसिस, इन सब के ऊपर रिसर्च हुआ है, रिसर्च होके इसके पेपर जो हैं जर्नल में पब्लिश हुए हैं, जर्नल में पब्लिश होने के बाद में ये ट्रीटमेंट जो है वो पब्लिक में आए। सर लेट्स मेक इट मोर सिंपल फॉर द ऑडियंस, लेट्स मेक अ कंपैरिजन, सिंस यू हैव एन एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक कंपैरिजन के तौर पे, एक तरफ हम रखते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट्स दैट वी कैन टॉक अबाउट लाइक हार्ट के अंदर हम बात करें ईसी अपना एंजियोग्राफी, स्टंटिंग हो गया, बाईपास सर्जरी हो गया, दैट्स इट। उसके बाद उसके साथ पैरेलल वी कीप नॉन इन्वेसिव, आपकी मेथोडोलॉजी और टेक्नोलॉजी कैसे डिफरेंट है, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है, कितना टाइम लगता है दोनों में कंपैरिजंस, ताकि देखने वाली ऑडियंस को समझ लगे, अवेयर कर सकें कि ये नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट एक्चुअल में है क्या। आर्थराइटिस क्या है ये समझिए। घुटना है, घुटने के ऊपर और नीचे दो हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज है, जिसे कह लो एक स्पंज है, ताकि दो हड्डियां एक दूसरे के साथ ना रगड़े। जब ये कार्टिलेज वेयर एंड टेयर हो जाता है, कम हो जाता है, तो हड्डियां एक दूसरे के नजदीक आ जाती हैं,
छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट का तो बोन बढ़ने लग जाती हैं और पेन शुरू हो जाता है। तो सर्जरी में किया जाता है कि ऊपर की हड्डी, नीचे की हड्डी दोनों को काट के वहां पर एक मेटल की पीस लगा दिया जाता है ताकि वो वहां मूव कर सके और दर्द ना। अब तक सोचा जाता था कि कार्टिलेज एक बार चला गया तो गया, वन वे ट्रैफिक है, वो दोबारा नहीं रीजनरेट हो सकता है। साइटोट्रॉन ने दिखलाया कि रीजनरेशन इज पॉसिबल। और इसका जो बेसिस जो है कि हम सबके जो सेल्स हैं बॉडी के, वो कुछ ग्रो करते हैं, उनकी एज हो जाती है, वो मर जाते हैं और नए सेल्स रिप्लेस करते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है और हम लोग हेल्थी रहते हैं। जब ये साइकिल जो है बिगड़ जाए, जब सेल्स की डेथ रेट जो है, डीजनरेशन रेट, ग्रोथ मतलब रीजनरेशन रेट से ज्यादा हो जाए, तो वेयर एंड टेयर हो जाती है और एजिंग प्रोसेस हो जाता है हमारा। दूसरा है कि जब डीजनरेशन जो है वो तो हो रहा है, लेकिन रीजनरेशन जरूरत से ज्यादा हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, वो कैंसर है। ये जो बैलेंस है रीजनरेशन डीजनरेशन का, ये पूरी कहानी है वेयर एंड टेयर, एजिंग और कैंसर की। ओके। जैसे मैंने कहा था कि अपने सेल जो है -70 मिलीवोल्ट्स है। जब सेल ने रीजनरेट करना होता है, रीजनरेट का मतलब एक सेल से 2 सेल्स बनने हैं, तो ये जो -70 मिलीवोल्ट है, ये कम होके -20 -15 पे आ जाता है। उस लेवल पे कुछ सेल्स के अंदर प्रोटीन्स कह लो, केमिकल्स कह लो, वो पैदा होते हैं जो कि स्टिमुलस देते हैं सेल को डिवाइड होने के लिए। तो सेल 2 में डिवाइड होता है, उसके बाद दोनों की जो है वो जो है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो फिर -70 में आता है। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है। साइटोट्रॉन जो है वो बेसिकली ये जो सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको कंट्रोल करता है, ताकि उसको वो उस लेवल पे ले जाए ताकि रीजनरेशन शुरू हो जाए। और ये देखा गया है कि अगर हम ये ट्रीटमेंट 1 आवर अ डे फॉर 21 to 28 डेज करते हैं, तो एक तरह का रीसेट स्विच है कि जो वो ठीक से आ नहीं रहा था, चेंज नहीं हो रहा था सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो चेंज होना शुरू हो जाता है और रीजनरेशन शुरू हो जाती है। इसलिए 28 दिन का ट्रीटमेंट है, लेकिन वो इफेक्टिव उसका खत्म नहीं होता है। एक रीसेट स्विच आपने दवा दी है, वो बाद में भी चलता रहता है। तो 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है कि कार्टिलेज जितना भी बचा है उसको निकाल के फेंको और हम प्रोस्थेसिस लगा दो, मेटल लगा दो। दूसरा है कि हम कोशिश करें उसको ग्रो करें। और जैसे मैंने कहा था कि हम बहुत से पेशेंट्स में, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में हम ये रीग्रो करने में कामयाब है। तो जो मेटल पीस लगाते हैं वो सर्जरी से होता है? वो सर्जरी से है। ओके। कार्टिलेज को रीग्रो करके पेशेंट को बाय सर्जरी से बचाया जा सकता है। तो ये कैसे, आप इस चीज को कैसे जज करते हैं? क्या कोई इसकी स्टेजिंग होती है? हाँ, ये हम MRI करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ओके। तो MRI करके फिर हम डोज प्लानिंग करते हैं साइटोट्रॉन की, फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल। साइटोट्रॉन हैज नो साइड इफेक्ट्स। ओके। जो रेज हैं साइटोट्रॉन की, RFQMR, रोटेशनल फील्ड क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस, ये नॉन आयोनाइजिंग है। दो तरह के वेव्स है, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। जो आयोनाइजिंग वेव्स हैं वो बॉडी को हार्म करती हैं, जैसे कि एक्सरे, रेडियोथेरेपी यूज होती है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हार्मफुल है। ये सब ना आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसके बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लेटर है DRDO की तरफ से, दे हैव टेस्टेड साइटोट्रॉन एंड द वेव फ्रीक्वेंसी इज अ नॉन आयोनाइजिंग लेवल पे है। ओके। नॉन आयोनाइजिंग का मतलब कि जैसे एक्सरे के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इसको वो भी जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन आयोनाइजिंग है। आयोनाइजिंग तो परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। नॉन आयोनाइजिंग में आपके रेडियो वेव्स आ गए, आपका टेलीविजन आ गया, आपका मोबाइल आ गया। ओके।
जो ये basic माइक examples. वेव्स भेज रहा है रिसेप्टर को, वो भी नॉन आयोनाइजिंग है, तो दे आर वेरी सेफ रेज. तो नंबर वन आई विल से is not success of the treatment. Number one is safety of the treatment. We are very sure on that front because of all the research done, because the certification done, that it is safe. And as far as the success is concerned, US FDA ने साइटोट्रॉन टेक्नोलॉजी को एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया हुआ है. ब्रेक थ्रू का आप समझ रहे हो कि क्या उसका महत्व है, स्पेशली फॉर सर्टन कैंसर्स लाइक ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक, इनके लिए उन्होंने कहा इट इज अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी. अब तक कोई था ही नहीं ऐसा कुछ, ऐसी चीज जो कि इतनी सेफली विदाउट इन्वेसिव कर सके. लगभग कितने को टाइम के अंदर with non-invasive treatments the patient will recover back and will be back to his normal life? In cytotron, the treatment is 28 days. Some patients start recovering within that period. But we always tell a patient कि क्योंकि ये एक reset switch है, इसका switch खत्म नहीं होता. हम लोग 3 महीने के बाद में रिव्यू करके देखेंगे कि ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव रहा. बट सर्जरी में तो ज्यादा टाइम लग जाता है रिकवरी के अंदर. ये सर्जरी के साथ मैं कंपेयर करना ही नहीं चाहता, मुझे पता नहीं कैसे करूं क्योंकि सेफ्टी फैक्टर इतना बड़ा है. Got it. I mean, there's no comparison. You आप सेफ्टी फैक्टर देख लो, मैं तो नंबर 1 सेफ्टी रखता हूँ और सब छोड़ दो. नंबर 2 है वर्क लॉस. एक पेशेंट आया, ट्रीटमेंट करा, फिर ऑफिस चला गया. That's impressive. इनफैक्ट इंडिया टुडे ने मेरे बारे में लिखा था, बहुत पुरानी बात है ये, कि डॉक्टर सिबिया प्रोवाइड्स लंच ब्रेक ट्रीटमेंट्स. कि छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, लंच ब्रेक में जाके ट्रीटमेंट करवा के फिर काम पे आ जाओ. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल. सो नॉट ओनली यू आर पेइंग लेस, यू आर आल्सो नॉट लूजिंग योर अर्निंग पोटेंशियल. यस. एक दिमाग में वो हवा भी आ जाता ना कि यार हमें ऑपरेशन करवाना है, तो वो इसकी एक प्लानिंग मेंटली पहले हमें करना पड़ता. बट फॉर दिस ट्रीटमेंट इट कैन बी ट्रीटेड एज अ कैजुअल ट्रीटमेंट. बट आई विल से कि सर्जरी जहां पर जरूरत है, इट इज हैज अ रोल. यस. आई एम नॉट अगेंस्ट सर्जरी. सर्जरी हैज अ डिफरेंट रोल. But where we can avoid it, we should avoid it. Yes. Where surgery should be reserved for those patients where all other safer non-invasive treatments fail. वहाँ पर सर्जरी है. जहाँ इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत हो, वहाँ पर सर्जरी है. अभी हार्ट अटैक हुआ है, स्टेंट या बाईपास इमीडिएटली किया जाए, इट इज वेरी गुड, इट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट. I will never do my treatments in a case who just had heart attack. So I know my treatments are slow. Patient जब heart attack होता है, तो time is very important. Yes. हर मिनट patient का heart muscle जो है damage हो रहा है, मर रहा है. So I say, people say time is money. I say as far as heart is concerned, time is muscle, heart muscle. Yes. So time is heart muscle. We should not waste time. If a person has got a heart attack, immediately he should go to the hospital and have stent or bypass. But if that critical period is over, then he should review whether he can go in for surgical treatments or non-surgical treatments. इसका मतलब ये है कि बाईपास होने के बाद भी we can get this treatment? Yes. In fact, ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैं कहूँगा कि ये जो हार्ट के ट्रीटमेंट है, उन सब पेशेंट के लिए बहुत अच्छे हैं जो कि हार्ट ट्रीटमेंट के, सर्जरी या स्टेंट के अनफिट हों, कमजोर हैं, ओल्ड हैं, अनफिट हैं, या उनको और बीमारी साथ में है, जैसे कि दमा है, किडनी फेलियर है, या जिनको स्टेंट या बाईपास एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और उसके बाद में फिर प्रॉब्लम आ रही हो, या पेशेंट जो है रिफ्यूज करता है, मैंने कराना ही नहीं है. इन पेशेंट्स के लिए तो ये लाइफ सेविंग है. स्पेशली यहाँ हम कहते हैं नो ऑप्शन पेशेंट, उनके पास और कोई ट्रीटमेंट का ऑप्शन ही नहीं है. जब ऑप्शन ही नहीं है तो दिस इज अ लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट. तो लगभग अगर मैं बात करूं कॉस्टिंग पैरामीटर्स पर, तो कितना महंगा या कितना सस्ता ये ट्रीटमेंट है? देखिए, हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं. मैं कंपैरिजन अगेन मैं कर रहा हूँ सर्जिकल ट्रीटमेंट के साथ, जिनके एक हैवी बजट है. बस एक
आज की डेट में एक स्ट्रेसफुल हो जाता है कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो एक हमें बहुत बड़ी अमाउंट हमें साथ चाहिए या यू नीड एन इंश्योरेंस। तो कंपेयरिंग दैट इन माय माइंड, हाउ करेक्ट। जो साइटोट्रॉन है डी ट्रीटमेंट के लिए, इसका एक्सपेंस जो है एक नी का 60,000 है। ओके। कुछ सेंटर के से थोड़ा सा सस्ता है, कुछ सेंटर से बहुत ज्यादा सस्ता है। अगेन आई विल से, आई टेल अ पेशेंट, मेरे लिए इसलिए मत मेरे पास आओ कि आप ये सस्ता है, मैं इसलिए आओ अगर फील करते हो ये बेहतर है। करेक्ट। डोंट कम बिकॉज इट इज चीपर, कम बिकॉज इट इज बेटर फॉर यू। केस टू केस डिपेंड करता है। मेकिंग सेंस। जो हार्ट के ट्रीटमेंट्स हैं, हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि हमारे पास ऑलमोस्ट वर्ल्ड के सब ट्रीटमेंट्स हैं जो कि नॉन इन्वेजिव में आते हैं। वी हैव ऑल द ट्रीटमेंट्स like I will start with ECP. Okay. ECP is basically it originated in China, and most of the research has been done in USA. We have done thousands of patients treated with lakhs of procedures. हर पेशेंट को 35 सिटिंग है तो लाखों में प्रोसीजर्स हो गए with zero mortality of the treatment. That's a great commitment. That is the safety of it. इसका जो है पैकेज 65,000 है फॉर 35 सिटिंग्स। Only 65,000? हाँ। और मैं कंसेंट फॉर्म की कॉपी पेशेंट से ही नहीं साइन करवाता, मैं पेशेंट के साथ साथ आप भी साइन करके पेशेंट को कॉपी देता हूँ। ओके। आप अपना कंसेंट भी एक तरह से कि आप ठीक हो जाओगे। नहीं, ठीक हो जाओगे नहीं, कि ये हम ट्रीटमेंट करें, दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ओके। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी वी वांट। उसके अंदर जो लिखा हुआ है कि अगर आप 15 ECP सेशंस में जहां अगर ACT करा रहा है तो 10 सेशंस में, अगर ESMR ट्रीटमेंट करा रहा है 3 से 6 सेशंस में, अगर आप पहले से बेहतर नहीं फील करते, पहले से आपका दर्द कम नहीं हुआ, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर नहीं है, अगर आपकी सॉर्बिटेट जो लोग बार बार ले रहे हैं वो कम ना हो, तो प्लीज मुझे छोड़कर आप चले जाओ, कोई और ट्रीटमेंट करवाओ इन राइटिंग। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं उन ट्रीटमेंट करी जाऊं अगर वो नहीं सक्सेसफुल हो रहा। मुझे गिनती से मतलब नहीं है कि 35 के गारंटी दे रहे हो आप? नहीं, गारंटी मेडिकल लाइन में गारंटी दे रहा हूं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे आप अपने ट्रीटमेंट की मतलब कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, मैं गारंटी नहीं, मैं वर्ड यूज कर, मैं कहूंगा कि आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑफ द ट्रीटमेंट कि मैं कह सकता हूं कि अगर आप नहीं ठीक हो रहे मुझे छोड़ दो, लिख के कह रहा हूं। सर, एक बात मैं समझना चाहूंगा आपसे। आपने बताया मतलब लगभग 60,000 यानी कि 60,000 के अंदर ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई चीर फाड़ नहीं होगा, नो कट्स, नो ब्लीडिंग, नो पेन, नो हार्म। फिर भी ये ट्रीटमेंट अभी इतना क्यों प्रमोट नहीं हो पा रहा? क्या कारण है? मतलब डॉक्टर्स नहीं प्रमोट कर रहे इसको? इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कोई भी नई टेक्नोलॉजी है उसको टाइम लगता है। बहुत सी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज आई कि वो सर्वाइव नहीं कर सकी फिर भी। फॉर एग्जाम्पल कलाम स्टेंट, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक स्टेंट बनाया पूरी रिसर्च करके, जिनका सपना था कि यह स्टेंट जो है 5,000 रुपए में बिके, लेकिन स्टेंट वाज सक्सेसफुल, इट वाज अ कमर्शियल फेलियर। और मैं कमर्शियल बात कर रहा हूं, मैं इससे आगे मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, कुछ नहीं, आप अपने समझ सकते हो। तो एक तो है कि टाइम लगता है, दूसरा है ट्रीटमेंट प्रचलित होने में बहुत से ट्रीट फैक्टर्स आ जाते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स इज कमर्स। इट इज नॉट commercially viable at times to do a treatment. For example, साइटोट्रॉन है। एक साइटोट्रॉन की मशीन आज की डेट में कोई 3 करोड़ की है। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि मैं ट्रीटमेंट करूं 60,000 में। इट इज माई पैशन, सो आई एम डूइंग इट। मैं सर थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपके हॉस्पिटल के बारे में भी, CBR मेडिकल सेंटर। कितनी देर हो गई इस हॉस्पिटल को? इसके बाद थोड़ा सा पीछे जाऊंगा इसके।
बिल्कुल। 91 में हमने लिथोट्रिप्सी सेंटर खोला किडनी स्टोन के लिए, माल रोड के ऊपर। वहां पर कुछ इश्यूज थे, जैसे पार्किंग इशू और इशू, इसलिए हमने यहाँ पे किया। तो सबसे पहले तो वो है कि 91 से हमारा ये नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट जो है शुरू हुआ। 93-94 में हमने ACT लेके आए, पहला नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट क्लेशन थेरेपी इंडिया में हम 93-94 में लेके आए। उसके बाद में ECP लेके आए 2002 में। ESMR जो कि वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जर्मन टेक्नोलॉजी, तो वो हम लेके आए थे 2019 में। और इस बिल्डिंग में हम 2005 से कर रहे हैं। तो अगर हम कहें कि ट्रीटमेंट्स नॉन इन्वेजिव हम 1991 से कर रहे हैं। ओके। तो लगभग सर कितने पेशेंट्स अब तक आप ट्रीट कर चुके हैं? अब तो गिनती छोड़ दी। नहीं, फिर भी एक आइडिया, एक बॉल पार्क फिगर। पीछे हम लोग रफली आइडिया लगा रहे थे। वी हैव डन मे बी अराउंड 10 lakh procedures on around 30 to 40,000 patients. 10 lakh procedures or 30 to 40,000 patients. That's a big number. And since we were the originators in these treatments, I am proud, and I think I am proud being in India, being an Indian, that I have been elected as the president of the International ECP Association. Great sir, great. बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा। मतलब आपको एक चेहरा देखकर हो रहा होगा कि कैसे एक पूरे जैनिज्म के चैनल के ऊपर एक सरदार जी को हम लेकर आ गए। कैसे लेकर आए, कैसे डॉक्टर साहब के साथ मेरा कनेक्ट हुआ, आई टेल यू द स्टोरी। डॉक्टर साहब ने काफ़ी साधु साध्वी भगवंतों का हमारा ट्रीटमेंट किया है। अब यू ऑल नो कि हमारे जितने भी साधु साध्वी भगवंत होते हैं, दे हेजिटेट इन गेटिंग ऑपरेशन। तो मैं काफ़ी अक्सर पॉडकास्ट के सिलसिले में वैसे भी मैं साधु साध्वी भगवंतों से मिलता रहता हूँ। तो वहाँ से आई केम टू नो कि ऐसे ऐसे करके लुधियाना के अंदर एक सीबिया मेडिकल सेंटर के अंदर डॉक्टर सीबिया करके हैं, तो वो बिना किसी चीर फाड़ के हार्ट का भी ट्रीटमेंट कर देते हैं, नी का भी ट्रीटमेंट कर देते हैं, और काफ़ी हमारे साधु साध्वी भगवंतों को उन्होंने ट्रीट किया और नाउ दे आर फिट एंड फाइन। वहाँ से मेरे को क्लिक हुआ कि आई वांट टू मीट हिम, कि ऐसा कैसे हो रहा है। बिकॉज मेरा भी एक क्वेश्चन था कि ये कैसे हो सकता है बिना किसी चीर फाड़ के, बिकॉज आज की डेट के अंदर तो ये पॉसिबल ही नहीं मुझे लगा। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे लिए भी उतना ही शॉकिंग है जितना आपके लिए है। तो वहाँ से आए क्लिक्ड डॉक्टर सीबिया, और आज डॉक्टर सीबिया के साथ मैं बैठा हूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने हमारे जितने भी साधु साध्वी भगवंत है उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया। मेरे यहाँ पे जैन मुनि जी, महाराज राम प्रसाद जी, वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ही वॉज द फर्स्ट जैन मुनि जी हु टुक ट्रीटमेंट फ्रॉम अस। ओके। तो उनके साथ आप जानते होंगे सुंदर मुनि जी। तो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, तो उन्होंने कहा हम डिस्कस करना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आप शायद आप जानते हो कि सुंदर मुनि जी बेसिकली एक टीचर थे, तो उन्होंने कहा एज अ टीचर मेरा एग्जाम लिया। ओके। तो हाउ डू यू फील, कैसी फीलिंग थी? आई पास्ड। उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि महाराज राम प्रसाद जी से कि महाराजा जी ये ट्रीटमेंट हमें सूट करेगा, इसमें कोई चीर फाड़ नहीं है, इसमें कोई कटवट नहीं देना है, और ये जैनिज्म का जैन ट्रीटमेंट है, ये वेजिटेरियन ट्रीटमेंट है। यस, दिस इज द ग्रेट टाइटल। मतलब ये बिल्कुल सही टाइटल का आपने, जैन ट्रीटमेंट। और इन सब की जो है, हमारे पास जैन मुनि जी आए हुए हैं, हमारे पास सिख ज्ञानी जी आए हुए हैं, हमारे पास क्रिश्चियन सीनियर पर्सन आए हुए हैं, हमारे पास इस्कॉन के बहुत टॉप वो आए हुए हैं,
स्वामी सरस्वती जी रिखिया के, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ योगा डेवलप की थी वहाँ पे बिहार में, रिखिया के, वो हमारे पास आए हुए हैं। हमारे पास किश्तवाड़ के पीर जी आए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए। और ये जो हम कर रहे हैं ये सब उनका आशीर्वाद है। मैं सर के ऑफिस में इस टाइम हूँ, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि सर के पीछे ही मंदिर बना हुआ है, तो उसके अंदर महावीर भगवान की जो है भी मूर्ति आप देख सकते हैं। ये सब भी जो है ना हमारे पेशेंट्स ने। वेरी नाइस। सर, भगवान में कितना बिलीव रखते हैं आप? भगवान में बिलीव, सच्चा आंसर यही है कि लोग लड़ते हैं भगवान है भगवान नहीं है, बट डू यू बिलीव इन गॉड? फिर मैं कह रहा हूँ लोग लड़ते हैं भगवान है या नहीं है। असल आंसर ये है कि हमें पता नहीं है। True. I'll say कि I believe that there's some supernatural power. We can call it God. We can call it Allah. We can call it Ram. We can call it anything. That supernatural power is there. You may take it as a power. You may take it as God. The same thing. थोड़ा सा सर फैमिली बैक। सो बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग एन ह्यूमन बीइंग, कैसा लाइफ साइकिल आप फॉलो करते हैं? व्हाट इज योर डे रूटीन? Day routine. I think most doctors don't have a good routine, and I'm no exception. यस, maybe. I get up early morning, usually 5 to 6 a.m. Okay. The reason is my dogs wake me up. We have got 2 dogs. Okay. And when the dogs wake up, they go out and they want to come in. So I know they're going to disturb me again. So I get onto the computer. Still you study? Yes. I've got so much to study. So much has been saved on my computer. I don't think I can finish it in this life or next life. That's great. कुछ सर मैं ज़्यादा और आपका समय नहीं लूँगा, बस मैं कुछ लास्ट आपसे कुछ जानना चाहूँगा अपने ही आपके एक्सपीरियंसेस पेशेंट्स के साथ। हाउ नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट चेंज्ड योर लाइफ एज वेल एज पेशेंट्स लाइफ? कुछ किस्से मैं जानना चाहूँगा। एक ना यहाँ पे बुरुंदी वाले बाबा जी थे। कौन से बाबा जी? बुरुंदी। बुरुंदी। हाँ। ओके। So he came to us for treatment. Very elderly person. He could not hear well. He could not see well. He had a heart problem. So we started the treatment. After a few treatments, his chelas who used to sit outside, they came and said, "Doctor साहब, आपने तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी." मैं कहा ऐसी क्या बात हो गई? They were young chelas. So they said कि पहले इन्हें सुनता नहीं था, हम आपस में गपशप मारते रहते थे, being young, पुट्ठी सीधी कल भी. And yesterday when he came out after treatment, he heard what we are speaking. His hearing had improved. Then he had pure gray hair, streaks of black developed. Okay. And just today is 18th. Yesterday, an article was published in a journal which I read on the internet, because I have got put alerts for ECP and all. Okay. And the same thing is reported, that the patient who was 98 years, who could not move, he had other ailments. He took ECP treatment and now he is mobile. And he's also developed black hair. So, I mean, this is amazing. सर, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आप इन नॉन इन्वेसिव टेक्निक से आप क्योर कर सकते हैं? लिथोट्रिप्सी फॉर किडनी स्टोन्स। इसके अलावा हम लोग कर रहे हैं आर्थराइटिस साइटोट्रॉन, सब जोड़ों का। कैंसर का पैलिएटिव ट्रीटमेंट साइटोट्रॉन के साथ। मेन हम लोग हार्ट का कर रहे हैं। हार्ट में पहले एक टेस्ट करते हैं हम, कार्डियोवास्कुलर कार्टोग्राफी, CCG। जो ये कार्डियोवास्कुलर कार्टोग्राफी टेस्ट है, ये एक अमेजिंग टेस्ट है। इससे बाहर से ही हमें पता चल जाता है कि हार्ट के कौन से एरिया में कितना ब्लड जा रहा है, कितनी ऑक्सीजन जा रही है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं एक बता दूं,
अरे बहुत सा सुना होगा कि पेशेंट्स हैं जो कि 99% ब्लॉकेज लगता है, मैं कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल। दूसरे कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक थे, फिर मेरे पापा को हार्ट अटैक हो गया। डिफरेंस है कि हम हार्ट फ्लो स्टडी करते हैं, एंजियोग्राफी ब्लॉकेज स्टडी करता है, ये डिफरेंस है। यस। अगर मैं बिल्कुल सिंपल दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करूं, आपके बाथरूम में एक टैप है, टैप कितनी खुली बंद है, हम सोचते हैं कि जितनी खुली है उतना पानी ज्यादा आएगा। बिल्कुल। बंद का मतलब ब्लॉकेज, खुली का मतलब क्लियर। वेरी क्लियर एग्जांपल। लेकिन जो एंजियोग्राफी बतलाता है कि टैप कितनी बंद है मतलब ब्लॉकेज कितना है। कार्डियोवैस्कुलर कार्टोग्राफी टेस्ट बतलाता है कि पानी कितना निकल रहा है। तो आप क्या चाहते हो कि टैप कितनी बंद है चाहते हो या खुली, या आप चाहते हो कि कितना पानी आए? पानी आए का मतलब है कि हार्ट के मसल को कितना ब्लड मिल रहा है। ओके। तो हम वो स्टडी करते हैं। हो सकता है कि टैप पूरी खुली है, पानी जीरो आ रहा है क्योंकि पानी पीछे सप्लाई नहीं है। तो इसलिए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि व्हाट द फ्लो इज। तो हम इस टेस्ट से 15 मिनट के अंदर अंदर हमारा टेस्ट बतला देता है कि हार्ट के कौन से एरिया के कितना ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन कैसे जा रही है, आर्टरीज कितनी हार्ड हो गई हैं, किस तरह का लोड पड़ रहा है, कितना लोड पड़ रहा है हार्ट के ऊपर, क्या एक पेशेंट को एक सिंपल एस्पिरिन की गोली की जरूरत है या नहीं है, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कैसे है, स्ट्रेस फैक्टर कैसे है, कितना उनका स्ट्रेस का रोल है हार्ट के ऊपर। इसके अलावा कोई 40-50 पैरामीटर और बतलाता है। तो हम पहले ये टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट पहले और बाद में करके हम देख सकते हैं कि पेशेंट की इंप्रूवमेंट कितनी है। फिर हम क्लेशन थेरेपी करते हैं, उसमें हम इंट्रावेनस ड्रिप देते हैं मेडिसिन की, जो कि अंदर जाके डिटॉक्सिफाई करती है, हैवी मेटल रिमूव करती है, ताकि हैवी मेटल रिमूव करने के बाद में जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, फ्री रेडिकल रिमूव होते हैं और ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। ईसीपी है, ईसीपी में हम लोग लेग्स के ऊपर कफ्स बांधते हैं। हमारी मशीन मॉडर्न है, उसके बाजू के कफ्स भी हैं। और इसके साथ हार्ट के ट्रीटमेंट भी होते हैं। और जहां भी हार्ट ब्लड फ्लो कम जा रहा है सब में बेनिफिट है। जैसे हार्ट में है तो एंजाइना होता है, छाती दर्द होता है। ब्रेन में है तो मेमोरी कम होती है, प्लानिंग कैपेसिटी कम होती है। लेग्स में है तो पेन होता है लेग्स में चलने पे। मतलब बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर। एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो ESMR है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव मायोकार्डियल रिवेस्कुलराइजेशन। इसमें हम इको के साथ फोकस करते हैं रेज हार्ट के ऊपर जहाँ कम ब्लड जा रहा है, तो वहाँ स्टिमुलेट करते हैं कि नए ब्लड वेसल बने। वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉन इन्वेजिव में ये है, जो बताया था जर्मन टेक्नोलॉजी है। तो हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कि उन पेशेंट्स के लिए है बेसिकली जो बाईपास के अनफिट हो, ओल्ड है, बुजुर्ग है, बाईपास करवाना नहीं चाहते या बाईपास करवा चुके हैं फिर से प्रॉब्लम आ रही है, इन सब पेशेंट्स के लिए। तो आपने खुद सुना किस तरह से ये नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट, ECP ट्रीटमेंट, इस तरह के ट्रीटमेंट से भी आप हार्ट डिजीजेज, नी रिप्लेसमेंट्स, इस तरह की डिजीजेस को आप क्योर कर सकते हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि आपके पास यहाँ पर मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता दिया कि इवन आफ्टर 2 बाईपास सर्जरी भी हो जाए, स्टंटिंग भी हो जाए, तब भी अगर आपके पास सारी ऑप्शंस बंद हो जाए, यानी कि हम आसान भाषा में सारे दरवाजे बंद हो जाए, तब ये ट्रीटमेंट आपको ठीक कर सकता है। अगर दरवाजे खुले हैं तब भी ये ऑप्शन है। बिल्कुल। आपको कोई सवाल है, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके ऑप्शन। इसको लेकर के अगर मेरी कोशिश ये थी कि आज जितने ज़्यादा मैं डॉक्टर CBS से सवाल कर सकूं, आप तक उन सवालों के जवाब पहुंचा सकूं। जो मेरे भी सवाल, ऑफ कोर्स आपके भी सवाल वही होंगे, तो मैंने कोशिश की कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब लेकर दे सकूं। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं या आपको लगता है कि इसके बारे में नहीं आपको समझ लग रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आप लुधियाना के अंदर सीबिया मेडिकल सेंटर के अंदर भी विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर डॉक्टर साहब का लोकेशन, एड्रेस, फोन नंबर भी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देते हैं। तो हम डॉक्टर सीबिया का एड्रेस, लोकेशन जो है इनका, कहाँ पर ये मेडिकल सेंटर है, वैसे लुधियाना के अंदर है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, नंबर,
इनका जो भी इंक्वायरी नंबर है वो भी हम डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर देंगे। अब आपके लिए हमने ये कोशिश किया था कि अलग कॉन्सेप्ट हम आपको दिखाएं, इसकी अवेयरनेस करें, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो बिना किसी चीर फाड़ के हम कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये होता है कि हमें चीर फाड़ नहीं करनी, तो ये ट्रीटमेंट जो है आप ले सकते हैं, बिल्कुल पेनलेस है, ये कोई इसमें हार्म नहीं है। इवन एक एडवांटेज ये है, ना तो इसका कोई साइड इफेक्ट है और दूसरा कॉस्ट एफिशिएंट भी है। ऐसा जय जनेब को जोड़ दे सकते हैं। वो मैंने जोड़ दिया पहले। हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इसी तरीके से हम आप तक वीडियो लेके आते जाएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स के अंदर। वीडियो थोड़ी सी डिले में ज़रूर आ रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर शिबिया आपका। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और इस नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में जानकारी मुझे और हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उनको दी। मैं आशा करता हूँ आपकी सेहत इसी तरह तंदुरुस्त रहे और आप एक इसी तरह से जो आपने मिशन लिया हुआ है, बिना किसी चीर फाड़ के ट्रीटमेंट्स, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स के ज़रिए जो लोगों को आप ठीक कर रहे हैं और हमारे साधु साधु भगवंतों को भी जो आप सेवा कर रहे हैं, वो इसी तरह से बरकरार रखे। इसी के साथ मैं विराम लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।